जय हिंद फ्रेंड्स, माय नेम इज अमरनाथ चौधरी एंड आई एम टीचिंग टू यू मैथमेटिक्स, राइट। अब चलते बेटा, यहाँ पे क्लास 10th है, मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स इंट्रोडक्शन की वीडियो होगी। क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की थ्योरेटिकल वीडियो है, इंट्रोडक्शन की वीडियो है। इसमें हम आपको रियल नंबर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ में क्या बताएंगे, सिस्टम्स के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से नंबर्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के नंबर्स होते हैं, तो टाइप्स ऑफ नंबर्स, उसके ऑल ओवर टॉप क्वालिटी इंट्रोडक्शन डेप्थ वाली वीडियो देंगे मैथमेटिक्स की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन थ्योरी के बारे में। ओके, चलते हैं हम थ्योरी पे, इंट्रोडक्शन पार्ट पे, है ना। फर्स्ट चैप्टर का अपना मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे बेटा नेचुरल नंबर्स, राइट। फर्स्ट नंबर में आपका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे काउंटिंग नंबर, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 से आगे तक जितनी जो काउंटिंग्स होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं बाबू? नेचुरल नंबर्स होते हैं, राइट। तो हम क्या समझ गए, जो गिनती की संख्याएं होती हैं, गिनती के नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके आगे इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी, वो सारे नंबर्स क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स हो गए, राइट। सेकंड है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग के नंबर में जीरो ऐड हो जाए, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके आगे जाते जाएगी। लेकिन इसी वाले फैमिली में, नेचुरल नंबर के ही फैमिली में जीरो ऐड हो गया, तो जीरो जैसे ही ऐड हुआ तो क्या हो गया? होल नंबर हुआ, राइट। नेचुरल नंबर के फैमिली में, काउंटिंग नंबर के फैमिली में अगर ये जीरो ऐड हो गया तो कौन सा नंबर हो गया बाबू? होल नंबर हो गए, राइट। तो जैसे ही हम जीरो ऐड कर देंगे वो कौन से नंबर हो जाएंगे? होल नंबर हो जाएंगे, राइट। थर्ड में चलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इसमें ये होता है कि पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर को सबसे पहले हम सीखेंगे, तभी जाके हमें पता चलेगा कि इंटीजर्स कैसे बनते हैं, राइट। जैसे मैं लेता हूँ जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर्स की फैमिली में केवल और केवल जीरो होते हैं, राइट। जीरो इंटीजर्स के फैमिली में जीरो इंटीजर, इंटीजर्स नहीं बोलेंगे, जीरो इंटीजर बोलेंगे, राइट, क्योंकि ये केवल सिंगल होता है तो सिंगुलर हो गया ये, इसलिए हम एस नहीं लगा सकते। तो जीरो इंटीजर जो है बाबू, उसमें कितने मेंबर होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स इन जीरो इंटीजर? सिंगल वन, आई मीन ओनली टू ओनली जीरो। मतलब जीरो ही एक ऐसा मेंबर है जो जीरो इंटीजर के फैमिली में है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर एंड देन नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर वो होते हैं जो काउंटिंग नंबर होते हैं, जस्ट लाइक कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर होते हैं वही आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, राइट। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके लेफ्ट साइड में कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस लगा हुआ है। कोई भी नंबर के लेफ्ट साइड में, जैसे मैं 5 लिखता हूँ यहाँ पे, तो 5 के लेफ्ट साइड में कोई साइन नहीं, तो क्या है बाबू? प्लस है। बात समझ में आ रही है? नो। तो मतलब क्या है, ये जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर तो होते ही हैं, लेकिन ये सारे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं। बात समझ में आ रही है? नो। वेरी गुड। तो जो ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टू इन्फिनिटी, राइट। तो ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जो सारे नंबर, जितने भी काउंटिंग नंबर है, सबको माइनस में कर दो आप, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, वो सारे नेगेटिव नंबर्स हो जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ -1 -2 -3 अब देखो ये कहाँ तक जाएगी बाबू? माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। ये कहाँ तक जाएगी? माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। 1 2 3 4 5 6 ये कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी। बात समझ में आ रही है? सो नो। वेरी गुड। अब देखो जैसे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, राइट, जिसको अनंत बोलते हैं। ये कहाँ तक जाएगी? इसकी कोई एग्जैक्ट मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है, राइट। होल नंबर्स में 0 1 2 3 4 6 ऐसे करके कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी। अब देखो बाबू, तो हमने क्या सीख लिया? नेगेटिव नंबर्स में क्या होते हैं? -1 -2 -3 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगी? वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। यस और नो? वेरी गुड।
अब यहाँ पे क्या है बेटा, जीरो इंटीजर तो हमने साफ सीख रखा है कि इसमें केवल और केवल जीरो ही होता है, जीरो इंटीजर में अदरवाइज कोई और मेंबर्स नहीं होते हैं, ओनली वन मेंबर्स होते हैं जिसका नाम है जीरो। जीरो इज द ओनली वन मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ जीरो इंटीजर। बोलो यस और नो, वेरी गुड बेटा। अब चलते हैं, आपने पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर सीख लिया, और ये किसके इंटीजर्स के तीनों बच्चे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो इंटीजर, राइट। तो इंटीजर्स के कितने लड़के हो गए, 3 हो गए जी। देखो यहाँ पे चलो माइनस इन्फिनिटी की तरफ से प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। कैसे कर रही है मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेकर के मतलब एक मैक्सिमम टू मैक्सिमम छोटा नंबर जस्ट लाइक इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, बट वो कितना छोटा है एग्जैक्टली, कितना माइनस में है वो क्या है, डिफाइन नहीं है, जस्ट लाइक इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो देखो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेते हुए यहाँ पे कितना है, -3, -2, -1, मतलब यहाँ पे -1, -2, -3 है, ये जाते जाते -4, -5, -6, -100, -1000, -लाख, -मिलियन, -बिलियन, -ट्रिलियन, इस तरीके से नंबर क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। क्या करता जाएगा, नंबर डिक्रीज कर देगा। माइनस वाला नंबर क्या होता है, जो जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा छोटा होता है, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा मिनिमाइज होते जाती, कम होते जाती है। और यहाँ पे बीच में क्या हो गया, जीरो, और यहाँ पे क्या हो गया बाबू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करती है। इन्फिनिटी बोले तो प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी के लिए माइनस लिखना पड़ता है डायरेक्टली, अगर इन्फिनिटी है मतलब वो प्लस इन्फिनिटी है। समझ में आ रही बात? ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया बाबू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 11 12 1000, लाख, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इस तरीके से हम चलते जाएंगे। ओके जी, तो अपन का यहाँ पे ये सॉल्यूशन तो मिल गया कि जो इंटीजर्स होते हैं उनके 3 बच्चे होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड देन जीरो इंटीजर। तो इन तीनों की फैमिली से मिलके ये क्या बनता है बाबू, इंटीजर्स बनते हैं। अब देखो इधर माइनस, इधर तो बीच में हो गया जीरो, सेंटर में क्या हो गया अपना जीरो। तो जीरो कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है या जीरो इंटीजर है, कौन सा इंटीजर है बाबू, तो ये हमारा जीरो इंटीजर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से जो हैं वो सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ओके, समझ में आ रही बाबू? चलते हैं बेटा इवन नंबर्स में। इवन नंबर्स क्या हो गए, जो और इवन नंबर और ऑड नंबर, ध्यान से देखना, जो नंबर 2 से फुल्ली डिविजिबल हो, आई मीन 2 से फुल्ली डिविजिबल हो, वो नंबर्स आपके इवन नंबर कहलाते हैं। और वो नंबर जो 2 से फुल्ली डिविजिबल ना हो वो ऑड नंबर कहलाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि आप किसी भी चीज फुल्ली डिविजिबल कैसे कह सकते हो, जैसे मैं बोलता हूं आप 2 से डिवाइड कर रहे हो 10 में, राइट, तो 2 5 10, मतलब कोशिएंट कितना है यहाँ पे 5 आया और रिमाइंडर कितना है बाबू 0 आ गया, राइट। तो 10 - 10 कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब हमने क्या देखा यहाँ पे, जो 10 है वो 2 से फुल्ली डिविजिबल है। तो क्यों डिविजिबल है, जब 0 रिमाइंडर आता है मतलब ये है कि वो फुल्ली डिविजिबल है। अगर आपका रिमाइंडर 1 भी बच रहा है तो मतलब ये है कि वो एक नंबर दूसरे नंबर से फुल्ली डिविजिबल नहीं है। जैसे मैं 11 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 5 या 10 लगाऊंगा और 11 - 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि अगर रिमाइंडर हमारा 1 बच गया मतलब हम ये कह सकते हैं कि 11 जो है वो 2 से फुल्ली डिविजिबल नहीं है। ओके, तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पे इवन नंबर है और ऑड नंबर है। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से फुल्ली डिविजिबल होते हैं, उसे हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10, आप बोलोगे 12 14, इस तरीके से आगे हम चलेंगे, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे। ओके दोस्त, तो यहाँ पे कितना है, 2 है, 2 1 जा 2, 4 है, 2 2 जा 4, 6 है, इस तरीके से क्या है 14 है, 2 7 जा 14, और आगे चलते जाएंगे 20 100 1000 और भी आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि ये इस तरीके से इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। ऑड नंबर में चलते बेटा, वो नंबर जो 2 से फुल्ली डिविजिबल नहीं है, उसका रिमाइंडर कुछ आ रहा है, और मतलब क्या है कि रिमाइंडर जैसे ही आएगा 0 छोड़ के कोई और नंबर, मतलब क्या हो जाएगा, वो फुल्ली डिविजिबल नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ऑड नंबर्स के एग्जाम्पल्स में
1 3 5 7 9 11 13 इस तरीके से ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। क्या 2 के टेबल में 1 आता है? बिल्कुल नहीं आता है। 2 के टेबल में 3 आता है? बिल्कुल नहीं आता है। क्या 2 के टेबल में 5 आता है? बिल्कुल नहीं आता है। क्या 2 के टेबल में 7 आता है? बिल्कुल नहीं आता है। मतलब क्या हुआ, जो 2 के टेबल में नहीं आएगा, आई मीन जो 2 से फुल्ली डिविजिबल नहीं होगा, वो क्या होगा? ऑड नंबर होगा। ओके, अब मैं चलता हूं प्राइम नंबर्स पे। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं बाबू? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, पहले मैं प्राइम और कंपोजिट से पहले मैं आपको फैक्टर्स बता दूं ताकि आप प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर सही तरीके से समझ पाओ, राइट। और स्पेसिफिक नंबर में मैं बताता हूं क्या होता है। स्पेसिफिक नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब आप कोई एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है स्पेसिफिक नंबर क्या होते हैं, बट जैसे ही आप कोई स्टैंडर्ड बुक लेते हो या फिर मतलब कुछ हाई लेवल राइटर्स की बुक लेते हो जो कि आपकी प्रैक्टिस बुक मानी जाती है, एक स्टैंडर्ड लेवल की, एक स्टैंडर्ड राइटर की, तो उसमें आपको स्पेसिफिक नंबर पढ़ने को मिल जाएगा, राइट। तो चलते हैं बेटा यहाँ पे फैक्टर्स के बारे में। मैं फैक्टर्स के बारे में सिखाना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया, फैक्टर्स, जैसे मान लो आप 5 का फैक्टर निकाल रहे हो, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फैक्टर ऑफ 5, फैक्टर्स ऑफ 5 के फैक्टर्स कितने हो सकते हैं? 5। मतलब किसी भी नंबर का जब आप फैक्टर निकालोगे इसका मतलब ये होता है कि वो वाला नंबर, जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 किस किस के टेबल में आ सकता है? तो जी 1 के टेबल में आ सकता है और 5 अपने आप के खुद के टेबल में आ सकता है। क्या 2 के टेबल में आ सकता है? नहीं आ सकता है। 3 के टेबल में आ सकता है? नहीं आ सकता है। 4 के टेबल में आ सकता है? नहीं आ सकता है। चलो अब मैं निकालता हूँ फैक्टर्स ऑफ 6। फैक्टर्स ऑफ 6 निकालोगे? चलो फैक्टर्स ऑफ 6 निकालो। 6 कौन कौन से के टेबल में आएगा? 1 के टेबल में आएगा, बताओ, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा। बात समझ में आ रही है? फैक्टर्स ऑफ 6 किस किस के टेबल में आएंगे? 1 के टेबल में 1 6 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। बात समझ में आ रही है? क्या ये 5 के टेबल में आएंगे? तो बिल्कुल नहीं आएंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाता है। 6 तो बीच में आ नहीं रहा है। बात समझ में आ रही है? तो 5 के टेबल में 6 आ रही है? नहीं आ रही है। 4 के टेबल में 6 आ रही है? नहीं आ रही। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब नहीं आ रही है। तो फैक्टर्स निकालना आप सीख रहे हो, आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा भी होगा। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि फैक्टर्स निकालना बहुत पहले से आपने सीखा होगा। मैं आपको एक रिविजन के तौर पर बता रहा हूँ कि फैक्टर्स क्या होते हैं। किसी भी नंबर का फैक्टर्स आप निकालते हो तो मतलब वो नंबर किस किस के टेबल में आ सकता है। बात समझ में आ रही है? सो नो, तो मतलब क्या हुआ, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 5? फैक्टर्स 5 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 1 और 5, मतलब 2 फैक्टर्स हो सकते हैं इसके। ओके, और यहाँ पे क्या फैक्टर्स ऑफ 6 कितने हैं? 1 2 3 4, मतलब कितना है? एक तो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 6 हो गया, तो कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 फैक्टर्स हो गए। तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ 6 एंड देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ 5। बात समझ में आ रही है? सर नो, मतलब क्या हुआ कि अब हमने फैक्टर सीख लिए। एक बेटा थोड़ा कुछ और चीज़ मैं आपको बता दूं, मल्टीपल्स, लेकिन मल्टीपल्स बताने से पहले मैं आपको कंपोजिट नंबर, स्पेसिफिक नंबर एंड देन ये प्राइम नंबर, ये सारी चीज़ें मैं एक बार बता देता हूं आपको। तो चलते हैं पहले प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? बात समझ में आ रही है? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। केवल और केवल कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हूँ 2 3 5 7 11 13 17, और इस तरीके से इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी ये। बात समझ में आ रही है? ये 3 डॉट जो होता है, 1 2 3 डॉट जो होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो अनंत तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट का साइन दे दिया है। वैसे नहीं भी दूँ तो अगर 3 डॉट लगा हुआ है इसका मतलब है वो काउंटिंग और आगे बढ़ेगी उस कैटेगरी की। जैसे प्राइम नंबर की कैटेगरी में अगर 3 डॉट में लगा रहा हूँ तो आगे के और भी प्राइम नंबर्स का यहाँ पे बोध होता है, राइट। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, और कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। मिनिमम 3 होना चाहिए, उससे ज़्यादा कितने भी हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर से याद कर लो, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। 3 होंगे, 3 से कई ज़्यादा हो जाए उससे, या 10 हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन
3 तो होने ही होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, प्राइम नंबर जैसे 2 है, 2 किसके किसके टेबल में आता है, या तो 1 के टेबल में आता है या फिर 2 अपने खुद के टेबल में आता है, 3 1 के टेबल में आता है या तो फिर 3 खुद के टेबल में आता है। क्यों? क्योंकि बीच का जो नंबर है 2 उसके टेबल में नहीं आता है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, 5 क्या है, यहाँ पे 1 के टेबल में आएगा। 5 के कितने फैक्टर्स होंगे, देखो आप 2 फैक्टर्स हैं या 2 से ज़्यादा है, तो देखो एक बार अपन लोग देखते हैं 1 के फैक्टर में 1 के टेबल में आएगा या नहीं तो फिर वो 5 खुद के अपने टेबल में आएगा। क्योंकि अगर 2 के टेबल में भी नहीं आता है 5, 3 के टेबल में भी 5 नहीं आता है और 4 के टेबल में भी 5 नहीं आता है। इस तरीके से समझ लो 2, 3, 4 के टेबल में 5 नहीं आता है, या तो 1 के टेबल में आएगा या नहीं तो 5 खुद के अपने टेबल में आएगा। 7 का देखो 1 के टेबल में आएगा नहीं तो खुद 7 के टेबल में आएगा। 2, 3, 4, 5, 6 इन सब के टेबल में बिल्कुल भी नहीं आता। तो ऐसे नंबर्स जो जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स हो उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर, राइट। तो हम प्राइम नंबर बोलेंगे, ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको। तो 4 का फैक्टर्स कितने हो गए, एक तो 1 हो गया, एक 4 खुद हो गया और बीच में 2 भी आता है, जैसे 2 2 जा 4, राइट। तो उसके 3 फैक्टर्स हो गए। तो मतलब क्या है, 4 कंपोजिट है या प्राइम है, बोलो बेटा कंपोजिट है। वेरी गुड, सही आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या है, 6 है। 6 क्या है, 6 का मैंने फैक्टर्स भी निकाले। यहाँ पे कितने फैक्टर्स हो रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 फैक्टर्स हो रहे हैं। उसमें कौन कौन से टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 खुद के टेबल में। तो मतलब क्या हो गया, 4 फैक्टर्स हो गए। तो या तो 3 फैक्टर्स हो या 3 से ज्यादा फैक्टर्स हो। यहाँ पे तो 4 फैक्टर बन रहे हैं, तो ये क्या है, ऑब्वियसली सी बात है ये कंपोजिट नंबर है। 8 भी, 9, 10, 12, 14, 15 इस तरीके से और हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये सारे हम इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। चलते बेटा स्पेसिफिक नंबर में। अब सबसे मेन चीज क्या है, मैंने एग्जाम्पल में 1 लिखा और ओनली 1। जैसे मैं 0 लिखता हूं तो 0 क्या है बेटा, 0 इंटीजर है। लेकिन मैं अगर फैक्टर्स कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो जो आपका 1 है वो स्पेसिफिक नंबर होता है। 1 कौन सा नंबर होता है मालिक, स्पेसिफिक नंबर होता है। मैं फिर से बता दूं आपको, 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 इज नॉर प्राइम नाइदर कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ रही है। 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। फिर से याद कर लो बाबू, 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 कौन सा नंबर है, कोई पूछे आपसे तो स्मार्टली बताना है कि जी देख लो 1 जो है स्पेसिफिक नंबर है। बोलो यस और नो, वेरी गुड। तो 1 क्या है बेटा, स्पेसिफिक नंबर है और स्पेसिफिक नंबर के फैमिली में केवल 1 ही ऐसा नंबर है जो आता है, कोई अदरवाइज और नंबर नहीं होता है। तो केवल और केवल 1 जो है, ओनली टू ओनली 1 ही इकलौता एक ऐसा नंबर है जो स्पेसिफिक नंबर है और कोई से भी नंबर नहीं आते हैं बेटा। अब चलते हैं फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स क्या होते हैं वो मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से फैक्टर्स निकालते हैं। 5 का फैक्टर्स निकाल के मैंने बताया, 6 का फैक्टर्स निकाल के बताया मैंने आपको। तो अदरवाइज आप और भी बहुत सारे नंबर्स के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। फैक्टर्स का मतलब ही वही होता है कि वो नंबर कौन कौन से टेबल में आ सकता है, राइट। 1 जो है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया आपको, 5 किस किस टेबल में आ सकता है, या तो 1 के टेबल में आएगा नहीं तो 5 खुद के टेबल में आएगा। 6 कौन कौन से टेबल में आएगा, 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा और 6 खुद के टेबल में भी आएगा। तो हम आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए 5 के, तो देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ 5 एंड देन हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 6, तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ 6। चलते बेटा मल्टीपल्स पे। मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो सबसे मेन चीज क्या है मैं आपको बता दूं, मल्टीपल्स वो नंबर्स होते हैं जो उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे मेन चीज क्या है, मल्टीपल्स बोले तो एक तरीके से समझ लो टेबल। मैं लिखता हूं यहां पे मल्टीपल्स ऑफ 5। बात समझ में आ रही है, यस और नो। मल्टीपल्स ऑफ 5 का मतलब क्या होता है, 5 का टेबल ही लिख दो कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15,
5 4 जा 20, यहाँ पे कितना हो गया 5 5 जा 25, फिर 30, फिर 35, इस तरीके से समझ लो। बात समझ में आ रही है, yes or no? तो मतलब क्या हो कि मल्टीपल्स ऑफ 5, तो मैंने यहाँ पे 5 का बताया, 6 का मल्टीपल्स ऑफ 6 बोल दे तो 6 का टेबल हो जाएगा, मल्टीपल्स ऑफ 2 बोल दे तो 2 का टेबल हो जाएगा। समझ में आ रही? बहुत ही इजी है। आपने प्रीवियस बहुत से पहले क्लासेस में आपने भी पढ़ी होगी कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, राइट? तो यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 5 आपको समझ में आ गया कि हम किस तरीके से मल्टीपल्स को लिख सकते, कैटेगराइज कर सकते हैं, राइट? अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा कि राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 10, मतलब क्या है? बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन दे देगा राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 10, मतलब 10 5 जा तक लिखना है आपको। 5 फर्स्ट 5 मल्टीपल्स मतलब क्या हुआ? 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50। बात समझ में आ रही? तो राइट 5 मल्टीपल्स कौन से हो गए? 10 20 30 40 एंड देन 50। बात समझ में आ रही है, yes or no? राइट 6 फैक्टर्स, राइट फर्स्ट 6 मल्टीपल्स बोल दे तो मतलब क्या हो गया? 10 6 जा तक लिखना है। राइट 7 मल्टीपल्स तो बोल दे तो 10 7 जा तक लिखना है, 70 तक लिखना है। समझ में आ रही बोल बात, yes or no? वेरी गुड। इस तरीके से हम मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। ओके, 3/2, 2/3, 2 0। देख रहे हैं बेटा आप? यहाँ पे क्या है? रैशनल नंबर विच नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिस नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके वो कौन सा नंबर कहलाता है? रैशनल नंबर कहलाता है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। कुछ कंडीशंस दे रखे हैं बेटा, यहाँ पे क्या दे रखे हैं? कुछ कंडीशंस दे रखे हैं। P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे। या तो सबसे इंटीजर्स किसे कहते हैं? या तो जीरो इंटीजर हो, या पॉजिटिव इंटीजर हो, या नेगेटिव इंटीजर हो। बट यहाँ पे एक और एक्सेप्शन दे रखा है, एंड Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो डिनोमिनेटर है, मतलब जैसे मैं 5/0 दे दिया या 0/5 दे दिया तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब 5/0 जो रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन 0/5 जो होगा वो रैशनल नंबर हो जाएगा। मतलब n/0। बात समझ में आ रही है? n/0 और 0/n दोनों में से रैशनल नंबर कौन सा है? रैशनल नंबर 0/n हो सकता है और है भी, और n/0 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। n/0 जो है वो रैशनल नंबर नहीं, आई मीन डिनोमिनेटर में जब 0 होता है, अगेन आई एम टेलिंग टू यू, ध्यान रख लो बेटा, डिनोमिनेटर में जब 0 हो जाएगा मतलब वो रैशनल नंबर नहीं होता है। एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, मतलब किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो नॉट डिफाइन होता है। किसी भी नंबर में 0 से हम भाग लगाते हैं, डिवाइड करते हैं, उसका आंसर होता है नॉट डिफाइंड। वो एग्जैक्टली हम डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड होता है वो, इसीलिए वो रैशनल नंबर नहीं होगा। अदरवाइज जो है P 0 हो सकता है, आई मीन न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? सो नो, वेरी गुड। तो रैशनल नंबर विच नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे, राइट? लेकिन क्या बोल रहा है? एंड Q नॉट इक्वल टू 0, आई मीन डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला, न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला। ऊपर वाला 0 हो सकता है, नीचे वाला 0 नहीं हो सकता। अगर नीचे वाला 0 हो गया उसका मतलब हो गया वो नॉट डिफाइंड है। बात समझ में आ रही है? सो नो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी डिटेल तरीके से सीखो। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया आपने, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए दोस्त। तो मतलब हमने क्या समझ लिया? Q जो है वो डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। मैं एग्जांपल में लिख सकता हूँ, यहाँ पे 5/3 9 है। अब आप बोलोगे सर ये यहाँ पे तो केवल P है, Q कुछ नहीं है, तो 9 के ओपन में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। बात समझ में आ रही है? सो नो, कोई जैसे मैं लिख दिया 5, तो 5 के ओपन में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। 9 के ओपन में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। बात आ रही समझ में? ओके, मैंने लिख दी यहाँ पे, राइट? 7/√16, तो 7√16 कितना होता है? 4 होता है, तो 7/4 क्या है? रैशनल नंबर है। 22/7, 8/9, 3/2, इस तरीके से मैंने लिख दिया। 2 भी आपका रैशनल नंबर है, 2 के अपन में कुछ नहीं है तो 1 है, 0 के अपन में कुछ नहीं है तो 1 है। और मैं आपको बताया P/Q मतलब यहाँ पे P 0 है, न्यूमरेटर 0 है, तो 0 न्यूमरेटर हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। 0/1 आपका रैशनल नंबर है, लेकिन 1/0 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। समझ में आ रही बात है? सुनो, वेरी गुड बेटा।
तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब बेटा क्या है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स द रियल नंबर which is in the simplest form of p upon q where at least one or both p and q are not integers, q not equals to 0 is called irrational numbers। बाबू ध्यान से समझना बिल्कुल। रैशनल नंबर तो आपने समझ लिया, अब इरेशनल नंबर के बारे में बता रहा हूं। द रियल नंबर विच इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे मेन चीज क्या है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए। बात समझ में आ रही है सुनो? तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू का सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए वेयर एट लिस्ट वन और बोथ, मतलब या तो दोनों में से कोई एक या दोनों क्या हो, p एंड q आर नॉट इंटीजर्स, या तो p नॉट इंटीजर हो या नहीं तो q नॉट इंटीजर हो, या फिर दोनों में से कोई भी इंटीजर ना हो। बात समझ में आ रही है सुनो? मतलब क्या है, p जो है वो इंटीजर ना हो, या नहीं तो q इंटीजर नहीं हो, आई मीन न्यूमरेटर इंटीजर ना हो, या नहीं तो डिनोमिनेटर इंटीजर ना हो, या नहीं तो दोनों इंटीजर ना हो। बात समझ में आ रही है? ओके, नॉट इंटीजर्स, q नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब q यहाँ पे भी कंडीशन है। जिस तरीके से रैशनल नंबर का कंडीशन था कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो इरेशनल नंबर का भी कंडीशन है कि 0 नहीं होना चाहिए। क्या 0 नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तो q नॉट इक्वल्स टू 0, q यहाँ पे भी 0 नहीं होना चाहिए। और सबसे मेन चीज क्या है, या तो आपका p इंटीजर हो या तो q इंटीजर हो, कोई सा दोनों में से कोई एक इंटीजर ना हो, राइट। या तो p इंटीजर ना हो, या नहीं तो q इंटीजर ना हो, या नहीं तो दोनों इंटीजर ना हो, राइट। यहाँ पे बोल रहा है वन और बोथ p एंड q, राइट, p एंड q आर नॉट इंटीजर्स, या तो p इंटीजर ना हो या तो q इंटीजर ना हो, राइट, या नहीं तो p और q दोनों में से, आई मीन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में से कोई भी इंटीजर ना हो, तो वो कौन सा नंबर हो सकता है? होगा इरेशनल नंबर, राइट। लेकिन यहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, राइट। अब जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल में √3, तो √3 जो है ये क्या, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसका स्क्वायर रूट जो है क्या वो इंटीजर है? तो नहीं है बिल्कुल। तो मतलब क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे √6 लिखा हुआ था, तो √16 कितना होता है? √16 4 होता है, बताओ। तो √16 जैसे ही 4 होगा मतलब क्या हो जाएगा, ये 4 क्या है? इंटीजर है। √16 मैं लिखता हूँ यहाँ पे तो +-4 लिखता हूँ, तो यहाँ पे +4 भी है और -4 भी है, तो +4 भी इंटीजर है और -4 भी इंटीजर है मालिक। बात समझ में आ रही है सुनो? तो मतलब क्या हो गया, तो √16 यहाँ पे क्या था? इंटीजर था, क्योंकि मैं √16 यहाँ पे +4 लिखूँ या -4 लिखूँ √16 के लिए, तो यहाँ पे +4 भी इंटीजर हो जाएगा, -4 भी इंटीजर हो जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे रूट का जो डेसिमल होगा, मतलब √3 का जो यहाँ पे स्क्वायर रूट होगा, क्या वो इंटीजर है? तो बिल्कुल नहीं है। √5 इरेशनल है क्योंकि ये इंटीजर तो है नहीं। √5/7, 8/√7, इस तरीके से हम इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे इरेशनल नंबर्स के फैमिली में आते हैं, क्योंकि इनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल रहा है, जिसकी वजह से ये क्या है? इंटीजर्स नहीं है। तो या तो आपका p इंटीजर्स नहीं हो या q इंटीजर्स नहीं हो, या दोनों में से कोई सा भी इंटीजर्स नहीं हो और q नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तो वो आपका इरेशनल नंबर के फैमिली के मेंबर्स होते हैं, आई मीन वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर में चलते हैं। रियल नंबर ये पापा जी हैं और उनके लड़के हैं रैशनल नंबर, राइट, और इरेशनल नंबर्स, राइट। तो रियल नंबर के फैमिली में दोनों आ जाएंगे। मतलब क्या, दोनों एग्जाम्पल लिख दो। जैसे मैं लिख दिया 5/3 लिख दिया, राइट, 9 लिख दिया, 7/√16 लिख दिया। इनमें से भी कुछ एग्जाम्पल लिख दो। √3 लिख दो आप, √5 लिख दो आप, √5/7 लिख दो आप। हाँ, पाई भी इरेशनल नंबर होता है, पाई, राइट।
तो पाई भी जो होता है बेटा वो इरेशनल नंबर होता है। तो मैंने लिख दिया आपको √2 √3 ये सारे इरेशनल नंबर्स ही होते हैं, √7 भी इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो सबसे मेन चीज क्या है, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसका स्क्वायर रूट इरेशनल ही होता है। बात समझ में आ रही है? सुनो चलते हैं बेटा, यहाँ पे क्या है एक फार्मूला जो आपका पेंडिंग है वो मैं बता देता हूँ, लास्ट वाला, LCM × HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। बात समझ में आ रही है? LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जैसे ये जो होता है ये केवल 2 नंबर के लिए अप्लीकेबल होता है, 3 नंबर के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। तो बात समझ में आ रही? जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ 10, तो 6 और 10 का जो LCM होगा उसको और जो 6 और 10 का HCF होगा उसको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो 60 के इक्वल होगा, मतलब 6 10 जा के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है? तो 6 और 10 का हमने LCM निकाला, वो 6 और 10 का HCF निकाला, वो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स निकल जाएगा, मतलब दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई के इक्वल निकल जाएगा। तो 6 और 10 को मल्टीप्लाई कर दो तो 6 10 जा कितना हो गया बेटा, 60 हो गया। और LCM × HCF करोगे, जब 6 और 10 का LCM निकालोगे और 6 और 10 का HCF निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 60 के बिल्कुल और बिल्कुल इक्वल होगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स के इक्वल होगा। तो इस तरीके से एक फार्मूला बनता है अपना, क्लास 10th के अंदर NCERT मैथमेटिक्स के अंदर बताया गया है कि LCM × HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। तो इस तरीके से मैंने दिखाया आपको कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और रियल नंबर्स क्या होते हैं। इस तरीके से मुझे लगता है कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा और आशा करता हूँ आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास वीडियोस को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल में आने वाली वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।